भारतीय इतिहास के महान सम्राटों की बात करें तो दो नाम हमेशा सबसे पहले आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच एक और शक्तिशाली शासक थे, जिन्हें इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है। चलिए आज उन्हीं सम्राट बिंदुसार की कहानी में उतरते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लेकर करीब करीब 25 सालों तक मौर्य साम्राज्य पर राज किया। और ये वो दौर था जब ये साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर की ओर बढ़ रहा था। इस सम्राट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले उनके कई नामों के बारे में, फिर उनके शाही दरबार के बारे में, उसके बाद उनकी कुछ दिलचस्प मांगों पर, और आखिर में उनकी जीतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये बिंदुसार थे कौन? और मजे की बात यह है कि उनकी पहचान हमें अलग अलग पुराने ग्रंथों से मिलती है, और हर ग्रंथ उन्हें एक बिल्कुल अलग नाम से बुलाता है। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे अलग अलग सभ्यताओं ने उन्हें याद रखा। जैसे कि ग्रीस के लोग उन्हें कहते थे अमित्रोकेट्स। अब ये शब्द संस्कृत के अमित्र घात से आया है, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। कितना पावरफुल नाम है ना। वहीं जैन साहित्य में उन्हें सिंहसेन कहा गया है और ब्राह्मण साहित्य में भद्रसार। नामों की इस पहेली के बाद अब जरा मौर्य साम्राज्य के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन लोग थे जो उस समय की सियासत को चला रहे थे। देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए एक जबरदस्त टीम चाहिए होती है, और बिंदुसार के पास दो बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री थे। पहले तो वहीं महान चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की भी मदद की थी, और उनके बाद ये जिम्मेदारी संभाली खल्लाटक ने। अब बात करते हैं उनके परिवार की, और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 से भी ज्यादा बेटे थे। जी हाँ, 100 से ज्यादा। अब आप खुद सोचिए, जब इतने सारे राजकुमार होंगे तो गद्दी के लिए लड़ाई होना तो लगभग तय ही था। उन 100 से ज्यादा बेटों में से दो का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा आता है। एक थे उनके बड़े बेटे सुशीम, जो तक्षशिला के गवर्नर थे, और दूसरे थे अशोक, जो उस वक्त उज्जैन संभाल रहे थे। और यही दो वो पावर सेंटर थे जहां से ये तय होना था कि अगला सम्राट कौन बनेगा। अच्छा, तो अब साम्राज्य के अंदरूनी मामलों से निकलकर जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। बिंदुसार का असर सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं था। उनके डिप्लोमैटिक रिश्ते उस समय की दूसरी बड़ी ताकतों के साथ भी थे। मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके राजनयिक संबंध पश्चिम में सीरिया के राजा एंटियोकस और मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस तक फैले हुए थे। और ये रिश्ते सिर्फ कहने भर के नहीं थे, बल्कि काफी मजबूत थे। सीरिया से डायमेकस और मिस्र से डायोनिशियस जैसे राजदूत बाकायदा बिंदुसार के दरबार में रहा करते थे। ये उस दौर के फॉर्मल डिप्लोमैटिक संबंधों का पक्का सबूत है। यहाँ एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगी थीं। पहली चीज थी मीठी अंगूरी शराब, और दूसरी सूखे अंजीर। ये दोनों चीजें तो उन्हें भेज दी गईं। लेकिन उनकी तीसरी मांग बड़ी ही अनोखी थी। उन्होंने एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर की मांग। अब मजे की बात यह हुई कि सीरियाई राजा ने फिलोसोफर भेजने से साफ इनकार कर दिया। और वजह क्या बताई? उन्होंने कहा कि यूनान में एक दार्शनिक को बेचना कानून के खिलाफ है। सोचिए, ये छोटी सी बात उस दौर की दो महान सभ्यताओं की सोच और उनके मूल्यों के बीच कितना बड़ा फर्क दिखाती है। कूटनीति और प्रशासन अपनी जगह, लेकिन बिंदुसार की असली विरासत एक महान विजेता के तौर पर भी है। तो चलिए अब उनकी सैन्य जीतों पर एक नजर डालते हैं। बौद्ध साहित्य में, खासतौर पर तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के लेखन में, बिंदुसार के लिए एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। उन्हें 2 सागरों के बीच की भूमि का विजेता बताया गया है। तो ये 2 सागर कौन से थे? ये थे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदुसार ने इन दोनों समंदरों के बीच आने वाले लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया था। ये उनकी फौजी ताकत का एक जबरदस्त पैमाना है। उनकी जिंदगी का एक और पहलू था उनका निजी विश्वास। वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये एक ऐसा दर्शन था जो नियतिवाद में विश्वास रखता था। मतलब ये मानता था कि जो होना है वो पहले से ही तय है। ये बात उनकी शख्सियत को और भी दिलचस्प बना देती है।